सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल हमने आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भूमिका देखी थी शुक्ल जी की पुस्तक में। तो कल भूमिका पूरी हो गई थी और आज हम शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ेंगे और इसमें प्रथम संस्करण का वक्तव्य यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। आइए देखते हैं प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अबसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला था। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। जब हम चतुर्वेदी जी के भूमिका को पढ़ रहे थे तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कि शुक्ल जी ने किसे वृत्त संग्रह कहा है, किसको बड़ा वृत्त संग्रह और किसको बड़ा भारी संग्रह कहा है। तो एक बार रिवीजन के तौर पर और देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को कहा है और फिर इसके बाद जो बड़ा कवि वृत्त संग्रह है ये ग्रियर्सन के रचना जो नॉर्दर्न हिंदुस्तान करके है इसके संदर्भ में कहा है। फिर यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों में तथा घरों में अज्ञात पड़ी है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अज्ञात कवि हैं या हस्तलिखित पुस्तकें हैं ये अनेक भागों राज पुस्तकालय और लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। इस तरफ किसका ध्यान गया था? तो नागरी प्रचारिणी सभा का। इसको याद रखना है। ये प्रश्न बन सकता है कि जो हस्तलिखित पुस्तकें हमारे देश के अंदर हैं अनेक भागों पे वो अज्ञात रूप से पड़ी हुई हैं, इस ओर किसका ध्यान गया था? तो नागरी प्रचारिणी सभा का गया था। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि नागरी प्रचारिणी सभा ने किसकी सहायता से पुस्तकों की खोज की थी? तो यहाँ पर ध्यान रखना है सरकार की आर्थिक सहायता से। दूसरा, इन्होंने कब से कब तक पुस्तकों की खोज का कार्य हाथ में लिया था? तो 1900 से लेकर के 1911 तक। तो ये समय बिल्कुल याद होना चाहिए कि नागरी प्रचारिणी सभा ने जो अज्ञात पुस्तकों की खोज का समय तय किया था वो कितना था? तो 1900 से लेकर 1911 था। और 1900 से लेकर 1911 तक प्रचारिणी सभा को कितनी रिपोर्टें इन्होंने प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण बन रहे हैं कि इन्होंने 8 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी और जो अज्ञात ग्रंथ है उनका पता लगाया था। कितने अज्ञात? तो सैकड़ों अज्ञात ग्रंथों का इन्होंने पता लगाया था। आगे कहते हैं कि सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधु श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। तो पहली बात है कि ये कथन पूछा जा सकता है कि अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवि और लेखकों का समावेश किया और ये 3 भागों में प्रकाशित किया, किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में। अब यहाँ पे मिश्र बंधु में भी अगर नाम पूछते कि किस मिश्र बंधु में किस बंधु को यहाँ पे विशेष रूप से उन्होंने दिखाया है, तो श्याम बिहारी मिश्र को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधु विनोद के लिए इन्होंने किसकी सहायता ली है या किससे सामग्री ली है? तो नागरी प्रचारिणी सभा ने जिन अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया था उसी नागरी प्रचारिणी सभा से 1913 में इस सारी सामग्री जो नागरी प्रचारिणी सभा खोजी थी उसका उपयोग भी इनकी पुस्तक के अंदर मिलता है। और जब नागरी प्रचारिणी ने भी अज्ञात कवियों का पता लगाया तो कहीं ना कहीं मिश्र बंधु ने उन कवियों के बारे में भी बताया था जो अज्ञात थे या उन रचनाओं के बारे में भी बताया था जो कहीं कोने पे पड़ी हुई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो ग्रंथ बना वो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह हुआ। तो हमने 3 नाम पढ़ लिए, इसको इन्होंने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह
कहा है। और ये बड़ा भारी कविवृत्त क्यों हुआ? क्योंकि नागरी प्रचारणी से भी इन्होंने सामग्री ली थी और वहाँ पर जो अज्ञात रूप से कवि भी थे उनका भी उसमें समागम हो गया था, इसलिए। आगे कहते हैं कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ये श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव कब हुआ, क्यों हुआ श्रृंखलाबद्ध इतिहास का आवश्यकता? तो विश्वविद्यालय उस समय जो खुल रहे थे, उच्च विश्वविद्यालय, उनका जब विधान हुआ था तो साहित्य के विचार से ये जो श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था वो छात्र और अध्यापक दोनों को हुआ था। शिक्षित जनता का जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। साथ तो यहाँ पे इनका कहना है, जैसे वृत्त संग्रहों के बारे में कहते हैं, तो जैसे जैसे प्रवृत्ति चेंज होती आई और जो शिक्षित जनता हमको आगे जाके मिलती है, तो अगर शिक्षित जनता मिलेगी तो जनता से जनता, शिक्षित जनता तक आधुनिक में शुक्ल जी शब्द का प्रयोग किए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रवृत्तियों के आधार पर परिवर्तन भी होता आया। तो शुक्ल जी का कहना है कि उस सम्यक निरूपण की दृष्टि से ही एक सुसंगत काल विभाजन किया जाता है और इन वृत्त संग्रहों में वो कठिन दिखाई पड़ता है ना। बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। तो अगर कोई साहित्य का इतिहास सच्चा अध्ययन नहीं कर तो कठिन दिखाई पड़ेगा, कहते हैं। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। तो शुक्ल जी ने कितने 700-800 वर्षों की जो संचित ग्रंथ राशि थी वो सामने थी उनके, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। लेकिन इस सामग्री के बाद भी ऐसा कह रहे हैं कि एक निर्दिष्ट जो सारणी होती है उसकी उद्भावना नहीं हो पाई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का, जो सामग्री उनके पास है, उसका वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंदी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। अब ये जो वृत्त संग्रह हम लोग पढ़े हैं, चाहे वो शिव सिंह सेंगर का रहा हो, ग्रियर्सन का है या मिश्र बंधु का है, तो उस सामग्री को शुक्ल जी केवल वृत्तमाला कह रहे हैं कि इस तरह के कालक्रम से गूंथी हुई ये उपयुक्त वृत्तमालाएं जो तीनों का था वो साहित्य के इतिहास में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। आगे कहते हैं कि सारे रचनाकाल को प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो वृत्त संग्रह एक कालक्रम को निर्धारण करने में सफल नहीं है, तो इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं कि ये कहाँ तक उस अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में, अब बता रहे हैं कि ये जो वृत्त संग्रह हैं ये सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना देता। इसीलिए उनको इन्होंने वृत्त संग्रह का नाम दिया, क्योंकि उसमें एक व्यवस्थित जो प्रवृत्तियाँ जिस हिसाब से चली हैं उस हिसाब से, अगर भक्तिकाल है तो भक्तिकाल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, रीतिकाल है तो रीतिकाल की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो जिस समय जैसे जैसे रचनाकाल आया, अब जैसे मिश्रबंधों का एक वर्णानुक्रम पद्धति है कि जैसे हम ए अल्फ़ाबेट से आ रहे हैं, बाद का भी कवि है तो पहले रख दे रहे हैं, है ना। तो पहले वाला तो ठीक है, आदिकाल में जो अमीर खुसरो आए तो अमीर खुसरो को ले लिया, अब कोई रीतिकालीन कबीर भी अ नाम से है तो उसको भी ला के रख दिया वहाँ पे। तो एक तरह से प्रवृत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं था, जहाँ पर जैसे उनको लगा वैसे इन्होंने रख लिया था, कह रहे हैं। तो इस तरह से आंखें मूंद कर जैसे भी रखना है, आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर करके जैसे भी आपने काल विवरण उसको आंखें मूंद कर कह देना, और ये भी न देखना कि किस खंड के भीतर कौन सा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह के वृत्त संग्रह इतिहास नहीं बन सकते हैं, कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि 5 या 6 वर्ष हुए
छात्रों के 5 या 6 वर्ष हुए, छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। अब अपनी बात बता रहे हैं कि 5 से 6 वर्ष हो गए थे कि छात्रों के उतना समय उनको लगा है कि छात्रों के प्रयोग के लिए मैंने, वो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे उस समय काशी में, तो छात्रों के उपयोग के लिए उन्होंने एक नोट्स के रूप में लिखा था। ठीक है, एक कहते हैं कि संक्षिप्त नोट्स मैंने तैयार किए थे, जिसमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा भी उन्होंने खड़ा किया था। तो जो नोट्स ये तैयार किए थे ना विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के, वो कोई इनका उद्देश्य नहीं था कि जाके आगे किताब ही बनेगी, अब कोई इतिहास ग्रंथ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों को ज़रूरत थी और यही ज़रूरत बच्चों ने भी महसूस की थी और शिक्षकों ने भी महसूस की थी। तो उनके लिए इन्होंने 5-6 वर्ष लगा करके एक नोट्स रूप में तैयार किया था। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उसको मैंने शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति, अगर आदिकाल से आप अनपढ़, खाली जनता शब्द का प्रयोग करें तो वो जनता कैसी भी है, अनपढ़ है, निपढ़ है, जैसी भी रही हो, उस जनता से दिखाते हुए जैसे जैसे समय बदलते रहा, प्रवृत्तियाँ बदलती रही, तो उन प्रवृत्तियों के अनुकूल इन्होंने भी क्या किया था, अपने शाखाओं में जैसे जैसे बदला था वैसे ही इन्होंने भी साहित्य की रचना की, वैसे ही काल विभाग का रचना करते हुए एक ढांचा रूप खड़ा किया था। कहते हैं हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया था। तो जो उसके बाद इसको छापा गया था ना पहली बार, जो हिंदी शब्द सागर की कहते हैं ना कि इन्होंने जब ये नोट से बड़ा हो गया था तो इसको छापने का निर्णय हुआ था, तो शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो ये पहली बार छपा था शब्द सागर समाप्त होने पर, जब उसकी भूमिका के रूप में जो भाषा साहित्य का विकास, जो हिंदी साहित्य का विकास नाम से हम लोग पढ़ते हैं, वो स्थिर किया गया था इसका नाम। तो अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। अब जब इनको समय दिया गया है ना कि तुम्हें इतने समय के अंतर्गत इसको पूरा करना है, तो वो कह रहे हैं कि इतना समय मेरे पास था और इस नियत समय के भीतर ये इतिहास लिखकर मुझे पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी। अब जो अवधि इनको मिली थी, जो समय इनको मिला था, उसके संदर्भ में कहते हैं कि मुझे जितनी सामग्री की ज़रूरत थी एक इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए, वो मुझे नहीं मिल पाई थी या वो इकट्ठी नहीं हो पाई थी। पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। लेकिन मैंने वहाँ पर कोई खानापूर्ति नहीं की, जैसे मैंने वहाँ पे आवश्यक उपादान रख करके उस चीज़ को पूरा किया। अब ये आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जैसे रीतिकाल में अगर ये सर्च करते, ढूंढते कवियों के बारे में, तो शायद इनको सामग्री जुटाने में बहुत समय लगता, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि मैंने रीतिकाल का जो भी सामग्री मैंने रीतिकालीन कवियों के बारे में लिखा है, उसके लिए मैंने मिश्र बंधुओं से सहयोग लिया। तो यानी कि मिश्र बंधु ने रीतिकालीन कवियों के बारे में जो कुछ लिखा था, इन्होंने वहाँ से उठाकर उसको रख लिया है। लेकिन कुछ कवियों के बारे में वो अपना विचारधारा वहाँ देते हैं कि मैंने कुछ कवियों के बारे में, जैसे दीनदयाल गिरी हैं या राम सहाय हैं और एक दो और हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपने भी मत रखे हैं, वहाँ वो बताते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। अब जो पद्धति इन्होंने ली है पुस्तक लिखते समय, वो उस पद्धति का अनुसरण बताने के लिए थोड़ा सा जान लेना चाहिए, उसको कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि मैंने पहले काल विभाग को ले लीजिए। आप मेरा जब काल विभाग को देखेंगे, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना जाएगा। अब इन्होंने जो दो तरह से काल विभाजन किया है ना, एक प्रवृत्ति के आधार पर, एक समय के आधार पर, जो काल के आधार पर चलती हुई आया है, जैसे हम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे करते हैं काल के आधार पर। लेकिन एक इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर भी तो रखा है, जो इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, या पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया, है ना। तो दो तरह से काल विभाजन इन्होंने किया था। तो वही कह रहे हैं कि एक जो काल विभाग के भीतर विशेष ढंग की रचनाओं की प्रतिक्रिया, क्योंकि क्या होता है विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता का मतलब है, अगर आप वीरगाथा काल कह रहे हैं तो उसमें वीरगाथा काल की चीज़ों की प्रचुरता रहेगी, वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा पड़ी होगी, और जो श्रृंगारिक और अन्य चीज़ें भी उसमें हुई होगी, भक्ति भी हुआ होगा, श्रृंगार वर्णन भी हुआ होगा, हास्य व्यंग भी हुआ होगा, लेकिन वो कम मात्रा में होगा। उसके कंपैरिजन में वीर वाली ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसका नाम मैंने वीर गाथा काल दिया। इस तरह से कह रहे हैं, वह एक अलग काल माना जाएगा। अगर जिसकी प्रचुरता रहेगी तो प्रचुरता के आधार पर वो एक अलग काल माना जाएगा, और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया जाएगा।
तो जो जैसा उसका स्वरूप होगा उसी के आधार पर उसका रचना भी किया जाएगा। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक ढंग की रचना ले रहे हैं ना, तो दूसरी भले ही कितनी भी हो जाए लेकिन वो पहले के बराबर नहीं होंगी, उसकी संख्या ज़्यादा ही होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर नहीं होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं, अब यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे तो बता रहे हैं कि यदि किसी काल में, किसी भी काल को आप ले लीजिए, उसमें अगर 10 पुस्तकें हैं, क्या कह रहे हैं, किसी भी काल में 5 ढंग की रचनाएं हैं, जैसे एक ही काल समय के अंतर्गत 5 रचनाएं लिखी गई, 5 चीज़ों पर रचनाएं लिखी गई, जैसे 10 वीर गाथा पे लिखी गई, 5 भक्ति पे लिखी गई, 6 हास्य व्यंग पर, 7 किसी और पर और 2 किसी और में, इसके क्रम में मिलती गई। तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, अब यहाँ पे वीर वाली अगर ज़्यादा 10 पुस्तकें हैं तो इसके आधार पर वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 10 ग्रंथ केवल उसके मिले हैं, है ना। तो कह रहे हैं जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, अगर एक ही ढंग की हमको 10 पुस्तकें मिल रही हैं तो उसकी प्रचुरता कही जाएगी, है ना। अब भले ही ये अन्य जो है इनको आप जोड़ भी देंगे ना, इन सबको जोड़ देंगे तो 5, 6 और 7 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो टोटल 20 होगा। अगर इनकी संख्या इस 10 से 20 भी हो रही है तो भी ये संख्या में 20 होने से नहीं, लेकिन इसमें जो गुणवत्ता है वो ये है कि एक ही टाइप की 10 पुस्तकें हैं, यानी इनकी प्रचुरता है। तो ये चीज़ जोड़ के अगर भले ही 20 हो जा रही हैं लेकिन इनके अंदर अलग अलग तरह के ग्रंथ हैं तो भी ये नहीं होगा, कह रहे हैं। तो एक तो आ गया प्रचुरता के आधार पर, तो प्रचुरता से होगा, कह रहे हैं। अब दूसरी ओर क्या कहेंगे, यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं, तो 20 मतलब अगर 5, 6, 7 और 2 को जोड़ेंगे 20 हैं, लेकिन 20 पुस्तकें हैं अन्य अन्य की, है ना, एक टाइप की नहीं है। तो एक टाइप की अगर पूछी जाएगी तो 10 की संख्या ही ज़्यादा आएगी, तो ये प्रचुरता होगी, कह रहे हैं, इसकी। अब दूसरी, ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि की। अब ग्रंथों की प्रसिद्धि से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ रामचरितमानस का। रामचरितमानस के साथ साथ अनेक ग्रंथ लिखे गए लेकिन वो गौड़ हो गए, ठीक है। लेकिन रामचरितमानस अकेले होते हुए भी जन जन द्वारा पढ़ी गई, हजारों लोग उसको पढ़ने के लिए तैयार हो गए कि उसमें शिक्षाप्रद बातें थी। चाहे ये कह लीजिए कि उस समय लोगों के घर घर में वो रामचरितमानस मिलती। तो ये क्या है, उसकी प्रसिद्धि है, रामचरितमानस की प्रसिद्धि थी। और उसके सामने भले और ग्रंथ हजारों लिखे जा रहे हों तो वो गौड़ हो गए। तो एक तो बता रहे हैं कि समय का निर्धारण जो हुआ है, एक तो वो ग्रंथों की प्रचुरता से, जो ग्रंथ ज़्यादा हैं उसके आधार पर, उसकी संख्या ज़्यादा है उसके आधार पर, और दूसरा ग्रंथ की प्रसिद्धि के आधार पर, वो प्रसिद्ध भी होने चाहिए, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान रखें ना कि काल विभाग के अंदर शुक्ल जी ने कौन सी 2 बातें बताई हैं। एक तो सब पुस्तक, ये पुस्तक जो रचना की पुस्तकें, एक ढंग की रचना की पुस्तकें पुस्तकों के आधार पर, और दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर काल विभाजन किया, ठीक है। किसी काल के भीतर जिस एक ढंग की बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सारी पुस्तकें। कहने का तात्पर्य वो ही है, प्रसिद्ध चाहे हजारों पुस्तकें वहाँ पे मतलब ऐसे ही टोटल की लिखी जा रही हैं, साधारण कोटि की लिखी जा रही हैं या उतनी प्रसिद्ध नहीं पा रही हैं, चाहे वो हजारों भी लिखी जाई हैं, लेकिन वो नहीं होंगी। उसके बदले में एक ही पुस्तक जो बहुत फेमस हो रही है, जैसे रामचरितमानस का मैंने उदाहरण दिया था, तो उस प्रसिद्धि के आधार पर भी काल विभाजन होगा, कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि प्रसिद्धि भी किसी काल को लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अब कहीं पर प्रसिद्धि है कोई चीज़ की तो वो भी लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है, लोगों का उसमें लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है, ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि जो शुक्ल जी हैं इन्होंने काल विभागों का नामकरण किस आधार पर किया है। तो एक तो किया है ग्रंथ की प्रसिद्धि के आधार पर, और एक किया है एक ही ढंग की अधिक पुस्तकें मिलने के आधार पर, ठीक है।
जिस ढंग की रचना की पुस्तकें अधिक रहेंगी। तो ये चीज़ें दोनों को ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ रहे हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा, और यहाँ प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, तो वीर गाथा काल। ठीक है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। अब वीर गाथा काल के भीतर भी इनको 2 प्रकार की रचनाएं मिली। देखिए क्या कहते हैं, तो अगर ऐसे पूछा जाए कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार की पुस्तकें मिली हैं, तो 2 प्रकार की। ठीक है। 2 प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी थी, एक अपभ्रंश की हैं और देश भाषा की। ये भी ध्यान रखिएगा कि वीर गाथा काल के या आदिकाल के भीतर कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, 2 प्रकार की मिलती हैं। दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी, तो अपभ्रंश और देश भाषा की। देश भाषा का मतलब होता है बोलचाल की। अपभ्रंश से ही प्रश्न है, आजकल जिस हिसाब से वर्ड उठा के पूछ रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है देश भाषा से क्या तात्पर्य है, तो देश भाषा से तात्पर्य बोलचाल से है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई में तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका केवल उल्लेख यह करने के लिए दिखाया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। अब यहाँ पे शुक्ल जी ने अपभ्रंश को टारगेट करते हुए क्या बोल रहे हैं कि जो अपभ्रंश की पुस्तकें हैं वो धर्म तत्व निरूपण है। उसमें जो जैनियों, जो जैसे आप जैन धर्म का आप ले लीजिए, तो बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं जिसका मिश्र बंधुओं ने जिक्र भी किया है। तो आप उसमें ये जान लीजिए, कह रहे हैं कि इनके अधिकांश पुस्तक क्या हैं, धर्म निरूपण, धार्मिक संबंधी हैं। अगर धार्मिक है तो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, तो साहित्य से कैसे आएंगे वो, तो उनको उन्होंने साहित्य की कोटि में नहीं बताया। और साथ में ये बोल दिया कि हमने उनको अगर लिया है तो इसलिए लिया है कि जो हमारी भाषा साहित्य है ना, अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर इन्होंने इन ग्रंथों को रखा, क्यों रखा, तो अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है ये दिखाने के लिए उनको रखना पड़ा। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं। अब ये जो साहित्य की कोटि में आते हैं वो कह रहे हैं या तो वो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जाती है। अब कोई फुटकल दोहे हैं जो साहित्यिक रूप में आते हैं, तो उनके आधार पर कोई प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है, कह रहे हैं। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। अब साहित्यिक पुस्तकों को शुक्ल जी ने कितना माना है, 4 माना है अपभ्रंश के टाइम में। तो वो साहित्यिक पुस्तकें जो अपभ्रंश में थी वो 4 थी। ध्यान रखिएगा, ये अपभ्रंश में है। ठीक है, अपभ्रंश में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 पुस्तकें, इसमें एक प्रश्न बनता भी है, अपभ्रंश की पुस्तकों में असंगत का चयन कीजिए। तो उसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, एक कीर्तिलता दिया होगा, एक खुमाण रासो दिया होगा। तो खुमाण रासो अपभ्रंश में नहीं आती है, देश भाषा में आती है, इसलिए आपको खुमाण रासो को असंगत में रखना होगा। यहाँ प्रश्न इसी तरह से मिला के पूछ देते हैं, देश भाषा और अपभ्रंश को मिला करके कौन सी देश भाषा की है या कौन सी नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विजयपाल रासो, हम्मीर, कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये अपभ्रंश में। आप ये जानते ही हैं कि इन्होंने स्वयं कीर्तिलता को विद्यापति अवभट्ट भाषा कहते हैं ना, तो अपभ्रंश और कीर्तिपता का और ये अवभट्ट में कही है। खुद विद्यापति कहते हैं कीर्तिलता को कि ये अवभट्ट में लिखा है ना। तो इसलिए विजयपाल, हम्मीर और कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये इनकी साहित्यिक पुस्तकें भी कही गई हैं और अपभ्रंश की रचनाएं हैं, ये भी कहा गया है। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा और ट्रिक याद कर लीजिएगा कि शुक्ल जी ने जो आदिकाल है उसमें अपभ्रंश की कितनी पुस्तकें मानी हैं या साहित्यिक कितनी पुस्तकें मानी हैं, तो 4 मानी है। चाहे अपभ्रंश की पुस्तकें पूछ लें चाहे साहित्यिक पुस्तकें पूछ लें। तो कीर्ति हम्मीर विजय, तो कीर्ति से कीर्तिलता हो जाएगा, कीर्ति से कीर्ति पताका हो जाएगा, हम्मीर से हम्मीर रासो हो जाएगा, और कीर्ति हम्मीर विजय से विजयपाल रासो हो जाएगा। ये साहित्य के अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अब आगे देखेंगे देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं, तो देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें शुक्ल जी ने मानी है। और यहाँ पे खुमाण रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली हैं। तो उसमें तो आप साहित्य के अपभ्रंश की पुस्तकें पूछता है तो कीर्ति हम्मीर विजय कर लीजिए, कीर्ति हम्मीर विजय, ये 4 याद हो गई। अब इसके बाद 8 पुस्तकें थोड़ा याद करने में कठिन होती हैं, तो इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा। शुक्ल जी ने जो माना है ना, तो यहाँ पे पहले आप 1 2 3 आप जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति पदावली, मतलब मैं एक एक वर्ड ले रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। इसको मैं एक बार फिर से लिखती हूँ। क्योंकि इनकी 8 पुस्तकें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, याद नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे देखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि पी 8 पुस्तकें, 8 नाम एक बार लिख लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। 4 बार पी लिखिएगा, 2 बार जे लिख लीजिएगा, और जो हम कौन बनेगा करोड़पति में
के भी लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज रासो हो गया। अब प जरूर आएगा, अगर पी लिखा है तो प जरूर हो। प नाम से 4 रचनाएं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पदावली, एक ही पदावली है विद्यापति की, पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ, जो से जयमंक जय चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। अब के से खुमार रासो और बी से बीसल देव रासो। तो ये पुस्तकें हो गई 8 पुस्तकें, और ये क्या है, देश भाषा की हैं। तो वैसे भूल जाते हैं, लेकिन आप 4 पी 4 जे और के बी करके देखिए, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। अब शुक्ल जी ने इन्हीं 12 पुस्तकों का आधार लेकर आदिकाल का लक्षण निरूपण किया है। अगर पूछा जाएगा कि शुक्ल जी ने आदिकाल का लक्षण निरूपण कितने ग्रंथों के आधार पर किया है, तो 12 पुस्तकों के आधार पर। ठीक है, ये 12 पुस्तक हमने पढ़ लिया, 4 अपभ्रंश की हैं और 8 देश भाषा की हैं। इनमें से अंतिम 2 बीसलदेव रासो, और इन्होंने वीरगाथा क्यों कहा है वो भी अब ये बता रहे हैं कि इसमें से अंतिम दो मतलब विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ 2 हो गई, और तीसरी ग्रंथ है विशलदेव रासो। इन तीनों को श्रृंगारिक रचना माना जाता है। ठीक है, अंतिम 2 में विद्यापति की पदावली आ जाएगी और अमीर खुसरो की पहेलियाँ आ जाएंगे। ये अंतिम 2 हो गए, और विशलदेव रासो एक और हो गया। ये तीनों ग्रंथ लगभग श्रृंगारिक में आ जाती हैं, या हास्य मतलब गेय काव्य में आ जाता है। तो इसलिए इन तीनों को ये हटा दे रहे हैं, छोड़ कर कह रहे हैं ना, से सभी ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अब जितने भी बच रहे हैं इनके अलावा 9 ग्रंथ, वो सब वीरगाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। तो ये बातें थी इनकी वीरगाथा काल में। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन होने वाला प्रश्न है। देखिए, अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया ना, यहाँ ये नहीं कहा है कि अगर आप ये बीसलदेव रासो और अंतिम 2 ग्रंथों को हटा दें तो कितनी पुस्तकें बच रही हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ 9 पुस्तकें बच रही हैं, और 8 पुस्तकें इनकी उसकी हैं, देश भाषा काव्य की हैं। तो ये 8 और 9 को अलग अलग याद करिएगा। ये 8 पुस्तकें देश भाषा की हैं, 4 पुस्तकें अपभ्रंश या साहित्य की हैं, और इन 8 और 4 मतलब 12 पुस्तकों को लेकर के इन्होंने आदिकाल लिखा है। इन 12 पुस्तकों में से जो यहाँ 4 हैं, इसमें 4 की 4 गिनी जाती हैं, और इन 8 में से 3 ग्रंथों को ये बाहर कर देते हैं। 3 ग्रंथ बाहर होंगे तो 5 यहाँ बनेंगे, 5 ही बच जाएंगे ना। तो 5 और इन 4 को जोड़ोगे तो 5 4 बराबर 9 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने इसको वीरगाथात्मक कहा है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसे पूछ रहे हैं ना कि 9 ग्रंथ, कितने ग्रंथों के आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल का नाम दिया था, तो इन 9 ग्रंथों के आधार पर। कभी कभी 8 ऑप्शन में होगा तो हमें देश भाषा की वो गिनती याद रखे, हम 8 को टिक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आदिकाल में शुक्ल जी ने तो 12 पुस्तकें ली थी। अब इसके बाद अब ये ध्यान देना है कि मिश्र बंधु ने आदिकाल के भीतर कितनी पुस्तकें मानी हैं। तो मिश्र बंधु ने जो पुस्तकें मानी हैं वो कितनी मानी है, 10 मानी है आदिकाल के भीतर। 2 कम मान लिए इन्होंने शुक्ल जी से। ठीक है, अब वो 10 पुस्तकें कौन से, देखिए भगवद गीता है, वृद्ध नवकार है, वर्तमाल है, संवत्सार है, पत्तली है, अनन्य योग है, जम्मू स्वामी रासा है, रेवंतगिरी रासा है, नेमिनाथ चौपई है, और उपवेश माला है। तो ये 10 के 10 ग्रंथ इन्होंने आदिकाल में मिश्र बंधुओं ने माने हैं। अब शुक्ल जी इन पुस्तकों को खारिज कर रहे हैं, एक एक करके निरस्त कर रहे हैं, और केवल 2 पुस्तकों को साहित्यिक बताते हैं। अब देखिए कैसे इनको हटाते हैं। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट है। तो जो पहली रचना भगवद गीता आई है, उसको इन्होंने क्या कह दिया, पीछे की रचना है, यानी कि बाद की रचना है। और ये कैसे पता चल रहा है, इसकी भाषा से पता चल रहा है, कह रहे हैं। भाषा देखिए क्या है, यहाँ पे श्लोक दिया है भगवद गीता का कि तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। तो एक तरह से इसमें सूफी वाला लग रहा है, कहीं ना कहीं हमको भी पढ़ने में लग रहा है ना कि ये जैसे सूफी में हम लोग पाते हैं शक्ति और सीयू, इस तरह से वैसी ही शब्दावलियों का प्रयोग लग रहा है। तो ये बाद की रचना जैसे भी हो, जब का भी रहा हो, शुक्ल जी ने इसको बाद का कह के बाहर कर दिया है। और ये पंक्ति आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि तेहि दिन कथा कीन मन लाई, उस दिन मुझे कथा मन मतलब ऐसा करके मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई, हरि के बारे में लिखना है, ऐसा मेरे चित्त में आया। ऐसे ही जायसी की भी एक पंक्ति मिलती है ना कि उस्मान की भी मिलती है कि मेरे चित्त में ऐसा आया, कुछ ऐसे। कासिम शाह की है कि क्या है, किसी की एक पंक्ति मिलती है कि मेरे चित्त में ऐसा आया कि मैं भी लिख लूँ, ऐसे करके ना। तो सुमिरो गुरु गोविंद को पाऊँ, मतलब सुमिरन करके गुरु गोविंद को पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ।
तो ये पंक्ति देखिए, इसमें हरि आया है, गोविंद आया है, तो सीधे सीधे भगवत गीता की तरफ आप इसको ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति भगवत गीता से है, जिसको मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम देने में आधार लिया है, और शुक्ल जी ने इसको बाद की रचना करके बाहर कर दिया। अब दूसरा क्या कहते हैं आगे, ये इसी पंक्ति के बारे में आगे कह रहे हैं, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर, अब ये मतलब एक तरह से व्यंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो वीर रस की पुरानी, मतलब उन लेखकों के लिए कह रहे हैं कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देख करके, मतलब जो ये लेखक हैं जो इस तरह की पंक्तियाँ लिख रहे हैं, और वो जब वर्णों में द्वित्व को देखते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं, प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई को देखकर अवधी या बैसवाड़ी समझ लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मतलब जो वीर रस को, जो मतलब सीधे नाम नहीं कहे हैं, उन लेखकों के बारे में कह रहे हैं कि पुरानी परिपाटी क्या, वीर रस की पुरानी परिपाटी क्या थी कि वहाँ पे द्वित्व व्यंजन आते थे या ट वर्ण वाले आते थे। तो कह रहे हैं कि कहीं अगर वर्णों का द्वित्व रख कर ही प्राकृत भाषा है बोल देते थे, है ना, और कहीं चौपाई देखी नहीं तो उसको अवधी और बैसवाड़ी समझ लेते थे। ये उन लेखकों के लिए कह रहे हैं। और जो भाव को थाट कहते हैं और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 का के क्या संवत 500 का भी बताएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के भगवत गीता के संबंध में ही कहा जा रहा है, और रखने वाले मिश्र बंधु हैं तो उनके लिए कहा जा रहा होगा, तो सोचने वाली बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो का मतलब इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये सब विचार शुक्ल जी के किसके कारण रहे हैं, इन्हीं पंक्तियों के कारण तो आ रहे हैं कि उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार, अगर पुरानी परिपाटी क्या चली है वीर रस की, कि उनमें द्वित्व व्यंजन रहते हैं, है ना, जो वीरता परक रहती हैं पंक्तियाँ, उनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है या ट वर्ण का प्रयोग रहता है। तो वही कह रहे हैं कि द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा है समझने लगते हैं, और कहीं चौपाई इन लोगों ने देखी तो उसको देख करके इन्होंने अवधी और बैसवाड़ी समझ लिया। और उन्हीं को व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि जो भाव को, जब इंसान के शरीर में मन में भाव आते हैं उनको थाट कहते हैं, और जब विचार आता है तो उसको फीलिंग कहते हैं। तो ऐसे लोग अगर संवत 1000 को संवत 500 भी बताते हैं तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर की पंक्तियों के माध्यम से ही कह रहे हैं, और पंक्तियों के माध्यम से तो कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मिश्र बंधुओं के लिए ही कहा जा रहा है, जिन्होंने इसको भगवद गीता को यहाँ पे रखा है ना। तो आगे कहते हैं कि पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का या तो गड़बड़ पाठ होना सावधान करने के लिए काफ़ी है। अब ये एक बात और बता रहे हैं कि इसी पुस्तक में एक पंक्ति आई, सहस्त्र सो संपूर्ण जाना, यही गड़बड़ जो पाठ है सावधान करने के लिए काफ़ी है कि ये रचना बाहर, मतलब बहुत पीछे की है, बात की है। अब रही शेष 9 पुस्तकें, एक को इन्होंने बाहर कर दिया, अब 9 की बात कर रहे हैं। इसमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पे हैं और साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं, और सीधे सीधे इसको साहित्य से बाहर कर दिया। किसको? 2, 7, 9 और 10 को। और इन 2, 7, 9 और 10 को जैनों की धार्मिक पुस्तक कह लिया, यानी कि उन पुस्तकों में जैन धर्म के तत्व निरूपण वाली बातें की गई हैं। देखते हैं 2, 7, 9 और 10 कौन सी हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बता भी सकते हैं ना कि 2, 7, 9 और 10, 2 है वृत्त नवकार, 2 और 7 है जम्बू स्वामी रास, और 9 है नेमिनाथ चौपाई, और 10 है उपवेश माला यानी कि उपदेश माला। तो जम्मू स्वामी रास, नेमिनाथ चौपाई, उपवेश माला और एक है वृत्त नवकार, इन 4 पुस्तकों को इन्होंने जैन धर्म वाली पुस्तकें, जैन धर्म के तत्व निरूपण कह के बाहर गए थे। अब यहाँ प्रश्न उठा सकता है कि मिश्र बंधुओं की किन पुस्तकों को शुक्ल जी के द्वारा जैन धर्म तत्व निरूपण कहते हुए साहित्य की कोटि में नहीं आने वाली बात कही गई है। तो हमको चारों पुस्तकों का नाम याद होना है कि वृत्त नवकार है, जम्मू स्वामी रास है, नेमिनाथ चौपाई है और उपदेश माला या उपदेश माला है। तो ये 4 पुस्तकों को इन्होंने क्या कह दिया? जैन धर्म तत्व निरूपण संबंधी पुस्तकें कह दिया। अब 5 पुस्तकें ये बाहर कर दिए हैं। अब देखेंगे आगे क्या कहते हैं कि नंबर 6 योग की पुस्तक है। अब छठी पुस्तक को इन्होंने योग की बता दी। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं, 3 और 4 को इन्होंने नोटिस मात्र कह लिया है। अब हम जाएंगे सीधे 6 पे। 6 योग की मंत्र है, तो 6 अनन्य योग इसमें जुड़ा ही है, तो इससे हम जान जाएंगे कि मिश्र बंधु ने किस पुस्तक को योग की पुस्तक कहा है। तो इसमें योग लगा हुआ है, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम अनन्य योग को इन्होंने योग की पुस्तक कहा है। अब बचती है 3 और 4, जिनको ये केवल नोटिस मात्र, इसमें इसका कुछ नहीं मिलता है ना।
तो ये वर्तमान और संवत्सर ये केवल क्या है, नोटिस मात्र हैं। अब प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा आदिकाल में दिए गए पुस्तकों में किसको नोटिस मात्र कहा है, तो संवत्सर और वर्तमान, है ना। तो वर्तमान और संवत्सर को इन्होंने नोटिस मात्र कहा है। ठीक, अब इनके ग्रंथ बाहर होते जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि विषयों का कुछ भी विवरण इसमें नहीं है, केवल ये नोटिस मात्र हैं। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया गया है, यानी कि डेस्क्रिप्टिव हैं, और एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। और जो पुस्तकें मिश्र बंधुओं ने रखी हैं, ये पुस्तकें 2 जो हैं, एक जो रैवत पर्वत का वर्णन है, और जिसमें एक पुस्तक में जो पत्तली है, पत्तली एक रचना बच रही है और एक रेवंत गिरिराज बच रही है। ये 2 ही पुस्तकें साहित्यिक पुस्तकें हैं कहते हैं। एक बार आपको दिखा भी दें, वहाँ पे केवल 2 पुस्तकें बच रही हैं। ये एक पत्तली बच रही है और एक बच रही है रेवंत गिरिराज। अब ये पूछा जा सकता है ना, मिश्र बंधुओं की किन पुस्तकों को शुक्ल जी ने साहित्यिक माना है, तो पत्तली और रेवत गिरिराज है। और पत्तली को, जो पत्तली है, इसको इन्होंने ज्योनार, नंद के ज्योनार का वर्णन कहा है इसमें, और ज्योनार का वर्णन, और जो रैवत गिरिराज है इसमें तो रैवत पर्वत का वर्णन कहा है। तो यही 2 पुस्तकें साहित्यिक है जो वर्णनात्मक रूप में मिलती हैं। अब यहाँ पे इन 2 पुस्तकों से मैंने जो पुस्तकें रखी हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कह रहे हैं, यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती। अब शुक्ल जी एक तो पहले क्या है कि ये 2 पत्तली और जो दूसरी रचना इनकी रैवत गिरिराज है, ये 2 साहित्यिक हैं, और इससे मैंने जो रचनाएं बोली हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता कह रहे हैं। अब और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देखिए, यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती है ना, अगर इनकी सारी पुस्तकें भी साहित्यिक होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती। जो नामकरण मैंने वीरगाथा काल किया है उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं डालती, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है, क्योंकि इनके उसमें तो कुछ नहीं होता। अगर ये साहित्यिक पुस्तकें भी होती तो भी मेरे उसमें कोई बाधा नहीं डालती, क्योंकि मैंने उसको जो वीरगाथा काल नाम दिया है उसमें वीरगाथात्मक पुस्तक, जो प्रसिद्ध उस समय की वीरगाथात्मक पुस्तकें हैं, उनका उल्लेख करते हुए मैंने वो नाम दिया है। कहते हैं, आगे कहते हैं, एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। अब ये भी बता रहे हैं, जैसे शुक्ल जी का हम भक्तिकाल देखते हैं ना, जैसे पढ़ लेते हैं इसको तब समझ में आएगा। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर, जब एक ही काल है और एक ही कोटि की रचना हो रहा है, वहाँ पर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हैं, जब एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर भिन्न भिन्न परंपराएं भी चली हैं, तो मैंने उनको क्या किया है, शाखाएं करके सामग्री का भी मैंने विभाग कर दिया है। तो जो सामग्री जिस विभाग के अंतर्गत आती है वो भी मैंने बांट दिया है कह रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, अब भक्तिकाल का देखिए। जैसे भक्तिकाल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं, ठीक है, बांटा उन्होंने कैसे है, आप शुक्ल जी की पुस्तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, उनका डायग्राम याद कीजिए। जब वो 2 काव्य धाराओं में बांटते हैं, एक पहले भक्तिकाल लिखते हैं, फिर उसमें से 2 काव्य धाराओं में बांटते हैं। एक काव्य धारा का नाम सगुण धारा और दूसरे का निर्गुण धारा करके इन्होंने बांटा है। फिर निर्गुण को इन्होंने 2 शाखाओं में बांट देते हैं, एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। वैसे ही सगुण में जाते हैं तो सगुण को भी 2 शाखाएं बांट देते हैं, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। अब यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग प्रवृत्ति हुई तो मैंने उनको शाखा करके दिखा दिया, और एक के भीतर एक शाखा का वर्णन किया, दूसरे के भीतर दूसरी शाखा का। अगर ये निर्गुण दिखा के छोड़ दिए होते और निर्गुण और सगुण को, ये निर्गुण और सगुण 2 भाग करके छोड़ दिए होते, तो प्रेम मार्गी और दोनों निर्गुण है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी दोनों निर्गुण है, लेकिन दोनों कवि अपने अपने ढंग से चलते तो प्रेम मार्गियों की सोच और निर्गुण भक्त संत कवियों की सोच एक साथ बिगड़ती, तो वो बिखराव हो जाता, वो काल के अंदर समझना मुश्किल हो जाता। तो इन्होंने संतों को अलग रख दिया, और उसके बाद जो प्रेम मार्गी वाले थे, सूफी जो हुए, उनको अलग रख करके उनकी धाराओं को समझने में हमें आसानी होती है कि ये सूफी वाले हैं, ये संत वाले हैं, ये राम भक्ति वाले हैं, ये कृष्ण वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर भी अगर शाखाएं बटी हैं तो मैंने उसको शाखाओं में बांट करके वो चीज़ स्पष्ट करने की कोशिश की है।
निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा और सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा करके मैंने उसको बांट दिया है अलग अलग ढंग से। इस धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूँ ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। मैंने इसको बांटा है तो कोई मनमाना ढंग नहीं है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में भी आ जाएंगी। मैंने कहा ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो राम का वर्णन किस तरह से होगा? उनकी विशेषताओं। अब कृष्ण रास रचयिया है, उनको रास रचाने वाले रचनाकार होंगे, तो उसी तरह से किया है। प्रेम मार्गी में क्या है, किसी सुंदरी के पीछे राजा कैसे विह्वल हुए, लेकिन संत समाज में देखिए माया महाठगनी हम जानी कहते हैं, उस तरह की रचनाकारों को अलग तरह से लिखाया, उसको अलग से दिखाया। तो यही कह रहे हैं कि जिसके अंदर जो विशेषता है उसको मैंने ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं किया है, जिस शाखा के अंदर जो विशेषताएं हैं उसको दिखाते हुए मैंने ये वर्णन किया है। और आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ते ही वो ध्यान में आ जाएंगे। और होता भी है, जब हम संत को पढ़ते हैं तो हमें एक अलग फीलिंग आती है, नाथों के जैसे वो लगते हैं। लेकिन वहीं सूफी को जब पढ़ने लगते हैं तो हमको प्रेम वाला दिखता है कि किस तरह से प्रेम से ईश्वर तक पहुंचाने वाली बात की गई है ना। जो तो कुल मिलाकर के इनका जो काल विभाजन है व्यक्ति काल का, एकदम स्पष्टता समझ में आ जाता है। अब यहाँ रीतिकाल की बात आ रही है कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। अब जैसे इन्होंने बंटवारा किया ना, तो रीतिकाल के अंतर्गत इसको उपविभाग करने का इनको नहीं मिला कह रहे हैं। इसीलिए तो जब हम इनका रीतिकाल पढ़ते हैं तो प्रकरण 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ते हैं। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय रख दिया और रीति ग्रंथकार कवि रख दीजिए, और इसके बाद सीधे उन्होंने फुटकर कवि करके इन्होंने स्टॉप कर दिया। तो वही चीज़ है कि कोई उपविभाग करने का मुझे संगत आधार ही नहीं मिला था। मुझे ऐसे कुछ विशेषता उनके अंदर दिखाई नहीं था, तो मैं कैसे उसको बांट देता। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना, तो रचनाएं वहाँ पे हुई हैं, जब उनके स्वरूप में कोई स्पष्ट भेद निरूपण किए बिना विभाग कैसे किया जाता। खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कि जब उन रचनाओं में आप कोई भेद निरूपित नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे उसका विभाग बना देंगे। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएं, तो यही बता रहे हैं ना कि आप पूर्व और उत्तर करके बांट दो, वो अलग बात है। लेकिन क्या उसके गुण दोषों को या उनके लक्षणों को बिना बताए आप इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। आपने कर दिए, करने का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए कि आपने किया क्यों है, उसके अंदर कैसी प्रवृत्ति है, उसके लक्षण क्या है, उसके अंदर गुण दोष क्या है, ये भी तो बताना चाहिए। इसी प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाद चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ भी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो कवि के विषय पर अगर आप नाम विभाजन करते हैं या बांध के चलते हैं, तो क्या काल प्रवर्तन कवि का यह प्रवाह उस काल में होने वाले जितने भी कवि हैं उनमें सामान्य रूप से वही बात मिलती है। विभाग का कोई पुष्ट आधार जरूर होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है और खुद ही स्वीकार कर लिए हैं। ये भी नहीं है कि अगर कोई रीतिबद्ध जो ग्रंथ हैं उनकी कोई गहरी छानबीन, अब जो आगे को लेखक आए उनके लिए तो रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं ना शुक्ल जी, तो उनके लिए कह रहे हैं कि अगर कोई आलोचक आगे आते हैं और वो गहरी छानबीन करते हैं और सूक्ष्म पर्यालोचना करते हैं तो शायद आगे को रीतिकाल का विभाग किया जा सकता है, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। पर इन्होंने रीतिकाल का विभाजन नहीं किया, वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है, 2 बातें इन्होंने कही हैं, ये ध्यान रखनी है कि रीतिकाल के संबंध में शुक्ल जी ने 2 बातें क्या कही हैं, है ना। तो एक तो है इस काल के का यही बातें मोस्ट हैं इनके लिए, अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो यही बतेगा कि रीतिकाल के संबंध में शुक्ल जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो क्या है। तो इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ। जो लेखक रहे हैं ना रीतिकालीन, तो उनका परिचय देने में, उनके वृत्तों के बारे में, उनके जीवनों को बताने में, जीवन परिचय में शुक्ल जी ने अस्वीकार कर दिया कि वो प्रवृत्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, कवि कीर्तन करना नहीं। अब यहाँ पे स्वीकार भी कर रहे हैं कि मैंने जानबूझ के भी शायद उनका जीवन परिचय नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे किसी कवि के जीवन वृत्त को यहाँ नहीं लेना है, मुझे केवल एक अपने इतिहास का पक्का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था साहित्य के लिए, साहित्य के इतिहास का, उनको साहित्य के इतिहास का ढांचा खड़ा करना था, किसी कवि कीर्तन नहीं करना था, इसलिए कह रहे हैं। अतः कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने, इनकी जो पहली बात है वो ये है कि इन्होंने परिचय
परिचयात्मक वर्णन मिश्र बंधुओं से लिया है। ठीक है, रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण प्राय इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी ने किन कवियों रीतिकाल का, अगर एक प्रश्न बनता है कि रीतिकाल का कवियों का वर्णन इन्होंने कहाँ से किया, तो मिश्र बंधु विनोद के आधार पर किया है। लेकिन ये प्रश्न भी तो बन सकता है कि रीतिकालीन किन कवियों के विवरणों में कुछ परिवर्तन भी शुक्ल जी किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ ये नाम कंठस्थ होने चाहिए। ठाकुर में इन्होंने बदलाव किया, दीनदयाल गिरी में इन्होंने बदलाव किया है, राम सहाय में इन्होंने याद किया और रसिक गोविंद के विवरणों में। तो 4 नाम हमारे पास आ रहे हैं, तो हम लोग 2 र को याद कर लेंगे। ठीक है, जो रीतिकालीन कवियों में शुक्ल जी ने परिवर्तन किया है वो कौन कौन है। हो सकते हैं रीतिकालीन 3-4 का काम 3 इनको दे दें, एक किसी का नाम बदल के दे दें, तो है ना, तो उसको ढूंढना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए आप र से 2 नाम याद करेंगे। एक तो र से राम सहाय हो जाएंगे, एक से रसिक गोविंद हो जाएंगे। तो दो तो र से हैं। एक अक्खड़ प्रवृत्ति वाले हमारे ठाकुर जी हो जाएंगे, तो ठाकुर हो गए, और फिर एक दीनदयाल गिरी हो जाएंगे जो नीतिकार हैं, है ना, नीति संबंधी जिन्होंने दोहे लिखे हैं, दीनदयाल गिरी। तो ठाकुर को दीनदयाल भी कहा जाता है ना, तो आप ठाकुर और दीनदयाल को एक साथ याद करेंगे। ठाकुर कैसे हैं, दीनदयाल हैं, दीनों की दया करने वाले। तो 2 नाम हमको ऐसे याद हो जाएंगे कि ठाकुर दीनदयाल है, और 2 हमको र याद करने हैं, रसिक गोविंद और राम सहाय। तो 4 कवियों के जो रीतिकालीन कवि हैं, इन पर इन्होंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उनके विवरणों में परिवर्तन किया है। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। अब वहाँ पर भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर मैंने किसी कवि को छोड़ दिया है या कोई, तो मेरे किसी उद्देश्य की हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम होते हैं। जितने भी मैंने रीतिकाल के भीतर कवि लिए हैं कह रहे हैं, और जितना भी नाम दिया वो भी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं, केवल दिग्दर्शन के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जो भी इन्होंने संक्षिप्त विचार दिए हैं केवल दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। अब ये बता रहे हैं कि अब ये ग्रंथ क्या है, आप इतिहास लिख रहे हो, कोई इतिहास लिख रहे हो, तो उस इतिहास की पुस्तक में अगर कोई इतिहास लिखा जा रहा है, अब आदिकाल से लेकर के आप जहाँ तक आपका जीवन है वहाँ तक पूरे संपूर्ण इतिहास को लिख रहे हो, तो उस इतिहास ग्रंथ के बारे में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती है। अगर एक कवि के बारे में लिख रहे हो, आप पूरी तो छोड़ो, एक अधूरी छोटी आदि भी उसकी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इतिहास ग्रंथ है, कितना कवियों के बारे में आप लिख लेंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं कि किसी कवि की आलोचना अगर मुझे लिखनी पड़ी तो स्वतंत्र प्रबंध और पुस्तक के रूप में लिखूंगा। और लिखे भी हैं, जायसी हैं, तुलसी हैं, सूर हैं, इनके बारे में लिखे भी हैं, अलग से पुस्तक लिखे हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत उनका थोड़ा बहुत क्या आधा भी आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो इतिहास ग्रंथ है, आपको तो शुरू से लेकर आखिरी तक उस इतिहास ग्रंथ में बताना है, तो हर एक जीवन परिचय तो किसी का दे नहीं पाओगे। अगर मुझे लिखना पड़ गया तो मैं उसके लिए स्वतंत्र पुस्तक लिखूंगा, ये शुक्ल जी कहते हैं, और इन्होंने लिखे भी हैं। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है। आपने देखा होगा ना, एक और कहा है इन्होंने कि बहुत प्रसिद्ध कवि, जैसे तुलसी के बारे में आप देखिएगा 17 पेज लिखे हैं इन्होंने, और किसी को तो इन्होंने 4-5 लाइन में ही पूरा कर दिया है। तो जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं उनके संबंध में थोड़ा, घनानंद को ले लीजिए, उनके बारे में भी इन्होंने विस्तार से लिखा है। तो कह रहे हैं कि बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है ना। तो इन्होंने अपना खुद ही स्वीकार किया है कि जो विशेष कवि रहे हैं उनके बारे में मुझे ज़रूर से ज़्यादा लिखना पड़ा है, और उसको मैंने लिखा भी है। ठीक है, यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों में मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक है, रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। तो उनकी प्रवृत्तियों में मैंने कुछ को रसोपयोगी भी कहा है और कुछ को बाधक भी कहा है, कह रहे हैं आगे। ये तो रीतिकाल के बारे में हो गई। अब ये कह रहे हैं आधुनिक काल के बारे में। देखिए आधुनिक काल के बारे में क्या कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल में किसके आविर्भाव को प्रधान साहित्यिक घटना कहा है, तो गद्य के आविर्भाव को। वहाँ से गद्य शुरू हो गया था ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग आ गए थे, तो वहाँ
यहाँ पर आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव जो था वो प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए उनके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। तो उसको जो गद्य काल का प्रसार हुआ था उसको उन्होंने किससे किया है, प्रसार उसका विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उसको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। तो ये कह रहे हैं कि जब आधुनिक काल की बातें आती है ना, तो मेरे को ऐसा था कि आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्ति जो आधुनिक काल के बारे में उसका सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके छोड़ देने का मेरा विचार था। क्यों था उसको क्यों कहा इन्होंने कि मैं उसको थोड़ा सा लिखना चाहता था आरंभिक के बारे, मतलब सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख दे करके मेरा इरादा उस आधुनिक काल के बारे में लिखने का था ही नहीं, बस उसके बारे में मोटी मोटी बातें करके संक्षिप्त उल्लेख करके उस ग्रंथ को वहाँ छोड़ देने का था। लेकिन क्यों था ये चीज़ उनको संक्षिप्त लिखने का कारण बता रहे हैं, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर्फ बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। अब यही था कि जो समकालीन कवि हैं उनके बारे में कुछ लिखना मतलब हो सकता है कि कोई समकालीन कवि ही उनके लिए क्रुद्ध हो जाए या कोई आलोचना उन्हीं के बारे में करे या उनको पसंद ना आए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वर्तमान अपने सहयोगियों को के बारे में कुछ लिखना मतलब अपनी सर बला मोल लेना है। हो सकता है उलझने आ सकती थी कुछ, पर जी न माना। आगे बताते भी हैं कि लेकिन मेरा मन नहीं माना, कह रहे हैं किसी ग्रंथ को आप पूरा आगे से लिख के ले चले हो और आधुनिक पे छोड़ दोगे तो वहाँ मेरा जी नहीं माना। वर्तमान सहयोगी तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ, लेकिन एक शब्द ध्यान रखने का, डरते डरते किया है। अब मेरा मन तो माना नहीं, अब उस समय भी वर्क हुआ है, बहुत सारा काम किया गया है, तो वहाँ पर भी लेखकों के बारे में मेरा मन नहीं माना कि इस ग्रंथ को मैं ऐसे छोड़ दूँ। उनके बारे में मैंने डरते डरते थोड़ा बहुत जितना मैं समझता था उतना मैंने डरते डरते किया गए थे। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। यहाँ देखिए समकालीन हैं, इसलिए अगर हो सकता है ना किसी का भूल गया हो तो वहीं पे मतलब वो नाराज़ हो जाए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर उनके लिए कितना अच्छा शब्द इन्होंने चूज किया है कि प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली, वो उनको भी बुरा ना लगे, है ना। तो कहते हैं कि वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली लेखकों, जो पढ़ेंगे तो वैसे ही गदगद हो जाएंगे कि भाई हमारे लिए इतने सम्मानजनक शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों का नाम जल्दी से या भूल से छूट गया होगा, उसको अपना भूल कह रहे हैं, छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना। अब उनसे ये अगर गलती से कोई छूट भी गया होगा तो उनसे इन्होंने पहले ही क्षमा प्रार्थना मांगी है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करना पड़ा है, इससे इसका रूप में जो रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। अब यहाँ शुक्ल जी अपने ग्रंथ को पूरी तरह से सफल नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसा उन्होंने सोचा था ना ग्रंथ को लिखना, वैसा में ये जल्दी में तैयार करनी पड़ी थी पुस्तक, कह रहे हैं। तो जल्दी में पुस्तक तैयार करने से क्या हुआ, कह रहे हैं कि जो मैं रूप देना चाहता था इसका, वह भी इसे पूरा प्राप्त नहीं करा सका, कह रहे हैं। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। अब कवि और उनके नामोल्लेख के बारे में भी एक बात और बता रहे हैं कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं है, ठीक है। इस जो ये पुस्तक मैं लिख रहा हूँ वो संग्रह नहीं है, इसमें आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षण और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया। अब ये प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक काल के कवियों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए इन्होंने अधिक ध्यान दिया है, तो लक्षण और प्रवृत्तियों के वर्णन के लिए आधुनिक काल में, ठीक है। सामान्य लक्षण और प्रवृत्तियों के वर्णन के लिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल में अधिक ध्यान दिया। ये प्रश्न बन भी सकता है कि आधुनिक काल के अंतर्गत इन्होंने किस चीज़ की ओर अधिक ध्यान दिया है, तो सामान्य लक्षण और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। अब संस्करण कोई और छपे उनका तो कुछ बदलाव के साथ वो और अधिक विस्तृत हो सकता है, कह रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, ध्यान दीजिएगा ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो जब शब्द सागर की भूमिका श्याम सुंदर दास के उसमें हो रही थी तो यह हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में आया है, यानी कि शुक्ल जी की पुस्तक का नाम सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास है जो शब्द सागर की भूमिका में आया है, और उसका समय है 29 और ये माह है जनवरी, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई जो 40 वाला इनका ग्रंथ है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको जनवरी माह कह देते हैं या उसको 1929 कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है।
1929 में जो इनका ग्रंथ के रूप में छपा हुआ था, तो जो शब्द सागर की भूमिका, जिस समय श्याम सुंदर दास वहाँ के पद में थे, तो उनके उसमें निकला था, तो वो पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का विकास। समय है 1929 और ये निकली है जनवरी माह में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें पढ़ाई गई हैं। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण से तात्पर्य है जो अब हम 1940 वाला पढ़ रहे हैं ना, ये तो बात कर रहे हैं उसकी जो 29 में भूमिका के रूप में निकल चुका है। अब इस अलग पुस्तकाकार का संस्करण बहुत सी बातें पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। किस पुस्तकाकार की बात हो रही है? जो 1940 में आया है, जब ये संस्करण दोबारा आया है, विकास से बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1940 में आता है, उस संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। कह रहे हैं विशेषता आदि और अंत में। ध्यान रखिएगा 1940 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम करके इनका आया ना, उसमें आदि मतलब उसके प्रारंभ में कुछ बातें बढ़ी हुई हैं और अंत में कुछ बातें बढ़ाई गई हैं। तो 1940 के संस्करण में जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक में आदि और अंत में बदलाव आया है। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे कई ऐसी भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर के हम्मीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों का वर्णन वाले कई बहुत से ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के हैं। तो ये सारंगधर मानने वाले हम्मीर रासों के रचनाकार शुक्ल जी ने जब प्राकृत पिंगल सूत्र में हम्मीर के युद्धों का वर्णन वाले कई ओजस्वी पद देखे थे, तो उस आधार पर इन्होंने सारंगधर माना, जबकि और लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, ये हम्मीर रासों के रचनाकार सारंगधर हैं, ये मानते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि शुक्ल जी सारंगधर को मानते हैं, वहीं जज्जल को किसने माना है? आज राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसलिए ये पूछा जाएगा, और बहुत उन्हें अज्ञात भी कहा है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहें, स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। तो एक तो हमको ये इनका हम्मीर रासो, प्राकृत पिंगल वगैरह ये जो है, ये इन्होंने आदि में बढ़ाया है, और आधुनिक काल में भी इन्होंने बहुत कुछ बढ़ाया है। तो उसमें भी क्या कह रहे हैं कि आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों का वर्णन, ये देखिए विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए बढ़ा रखा है इन्होंने। ठीक है, आधुनिक काल के अंत में भी वर्तमान काल का कुछ विशेष प्रवृत्तियों का वर्णन मुझे पल्लवित मतलब इसलिए बढ़ाना पड़ा, जिनमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए। तो हिंदी पढ़ने वालों के लिए वो आधुनिक हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों, इसलिए आधुनिक काल में भी मैंने पढ़ाया है। कह रहे हैं मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उनके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना बहुत जरूरी समझता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता किसको कहा है शुक्ल जी ने? तो मिश्र बंधुओं को कहा है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो इनके रीतिकाल संबंधी जो इन्होंने इनसे लिया है सामग्री, उसके आधार पर उनको धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहते हैं, हिंदी पुस्तक की खोज की रिपोर्टों भी मुझे उस समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी हैं। तो याद रखिएगा, संदेह के स्थल आने पर शुक्ल जी ने किन चीज़ों की सहायता ली है? तो हिंदी पुस्तक की खोज की रिपोर्टें इन्होंने ली हैं। ठीक है, जब ये इनको दिक्कतें आई थी। तो राय साहब, बाबू श्याम सुंदर दास BA का अभी इनके अपनी पुस्तक में किन किन का सहायता लिया है, तो उन पुस्तकों का नाम ये भी ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास की गोविंदमाला, राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता कौमुदी और श्री वियोगी हरि जी का माधुरी सार। बहुत कुछ सामग्री इन्होंने यहाँ से भी ली है, अतः उक्त तीनों महावानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो शुक्ल जी ने अपने देखिए वहाँ मिश्र बंधुओं के लिए इन्होंने क्या कहा है, तो चीज़ों को समझिएगा। मिश्र बंधुओं के लिए कहते हैं कि ये परिश्रमी संकलनकर्ताओं को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ठीक है, मिश्र बंधुओं के लिए। और इनके लिए क्या कह रहे हैं कि मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो इनके शब्दावली को पकड़िएगा कि इन्होंने अपनी पुस्तक के आधार के रूप में किन पुस्तकों के या किन रचनाकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। तो कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गोविंदमाला और वियोगी हरि जी ब्रज माधुरी सार, इन ग्रंथों का सहारा लेने के कारण इनके प्रति इन्होंने कृतज्ञता प्रकट की है। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिन कठिनाइयों का सामना
सामना करना पड़ा। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि किस प्रकरण में इनको कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो ध्यान रखिएगा आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण में इनको कठिनाई का सामना पड़ा। उसमें मेरे पुराने मित्र केदारनाथ पाठक ही मेरे काम आए, और इनकी सहायता आधुनिक काल के प्रकरण में, प्रारंभिक प्रकरण में किसने की थी? केदारनाथ पाठक ने की थी। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसके लिए कहा है कि न मैंने आज तक उनको धन्यवाद दिया है, न अब मैं देने की हिम्मत कर सकता हूँ। तो केदारनाथ पाठक के लिए कहते हैं। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। तो केदारनाथ पाठक जो है वो धन्यवाद को क्या समझते हैं? बदनामी समझते हैं। तो ये शब्द पूछा भी जाता है कि धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? तो केदारनाथ पाठक जी के लिए। तो ये रीतिकाल, आधुनिक काल और ये क्या कहते हैं, श्याम सुंदर दास, गोविंदमाला वगैरह, इनसे जो सामग्री ली है उनके बारे में सबके प्रति धन्यवाद प्रेषित किया है। किसके लिए क्या लिखा है उसको ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं कि इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई, उसके सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं उसकी पूर्ति की है मैंने। मतलब जो 40 का संस्करण आया उसमें जो गलतियां मेरे से पहले विकास के उसमें हुआ है, उसमें जो गलतियां मुझे लगी उसमें मैंने पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उसकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। और आशा करता हूँ ना, जो पाठक पढ़ रहा है या जो भी अभी मुझे गलतियाँ रहे, तो क्षमा का भी मैं आशा करके अपने श्रम के संतोष से मैं लाभ कर सकता हूँ। ये शुक्ल जी का कथन है। काशी आषाढ़ शुक्ल 5 1986 का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से हमने आज ये शुक्ल जी का वक्तव्य जो था उसको हमने पूरा किया। कल हम इनका जो इन्होंने 40 का संशोधित प्रकरण है वो पढ़ेंगे, और इनका काल विभाजन पढ़ेंगे, साथ में आदिकाल को शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आपको कितना समझ में आ रहा है, आप इसको अच्छे से सुने। और इतना सुनने के बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इसका प्रश्नोत्तरी डाली गई है। तो उसमें एक एक लाइन से प्रश्न बना हुआ है। इसको सुनने के बाद तुरंत प्रश्नोत्तरी जरूर करिएगा, बहुत अच्छे से आपके प्रश्न सही होंगे और समझ में भी आएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।